Gurudev Rabindranath Tagore belongs to the whole of India and indeed to all of mankind. Tagore's works have travelled all over the world and are read in different languages. It is thus fitting that we can celebrate literature and arts in his name. टैगोर हमारी एक समग्र सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। वे चित्रकार भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, भाषाविद थे। हम लोग एक बहुत बड़ी शुरुआत के द्वार पर हैं और शुरुआत कला से हो रही है और धीरे धीरे वो साहित्य तक जाएगी। नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन मैं सुदीप सोहनी आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 दिन यानी कि 3 शामें फिल्मों के साथ, बातचीत के साथ, मुलाकातों के साथ, फिल्मकारों के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ गुजर चुकी हैं। आज विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आखिरी दिन है। इसके पहले कि हम फिल्म स्क्रीनिंग्स और हमारे रेगुलर सेगमेंट्स की तरफ चलें, मैं कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं इस फिल्म फेस्टिवल की प्रोग्रामिंग को लेकर। जब फिल्म फेस्टिवल का ये आइडिया हम सब डेवलप कर रहे थे, तो हमारी ये कोशिश थी कि हम न सिर्फ फिल्मों का चयन करें, अच्छी फिल्में प्रदर्शन के लिए और आप सब तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्यूरेट करें, बल्कि सिनेमा के कुछ ऐसे लोग, कुछ एक्सपर्ट्स, यंग फिल्म मेकर्स, यंग वॉइसेस भी हमारे साथ जुड़ें, जो सिनेमा को न केवल बनाते हैं बल्कि जीते भी हैं। और इस कोशिश में हमने एक कदम और बढ़ाया जब उस जीवन को, उस जीने को, उस एहसास को उन फिल्म मेकर्स ने, उन आर्टिस्ट्स ने हमारे साथ रहकर आप सबके साथ बांटा। पिछले 3 दिनों आपने साहित्यिक फिल्म स्क्रीनिंग, विज्ञान फिल्म स्क्रीनिंग, शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, इनवाइटेड फिल्म स्क्रीनिंग्स और प्रतिबिंब जैसे अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग तरह की फ़िल्में देखीं। हमें इस दौरान बहुत सारे सुझाव आप सभी के मिले, बहुत सारी हमें आप सब की प्रतिक्रियाएं मिली, रिएक्शंस मिले और उन सब से हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा है। साथ ही सिनेमा पर और ख़ुद पर यकीन भी बढ़ा है। हमें उम्मीद है कि अगली बार
जब विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन हम सब आपके सामने लेकर आएंगे, तो इसी उत्साह के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस बार तो हम सब अकेले थे, लेकिन पिछले 3 दिनों के पार्टिसिपेशन के बाद, बहुत सारे रिस्पॉन्स के साथ, दुनिया भर में रीच के साथ अब हम अकेले नहीं रह गए हैं। तो आज के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के पहले आज की फ़िल्म स्क्रीनिंग्स और जो भी हमारे पास तय मुलाकातें हैं उन तक पहुंचने के पहले मैं आप सबका बहुत सारा स्वागत करना चाहता हूं, बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ न सिर्फ अलग-अलग सेशंस में बल्कि अपने फ़ोन कॉल्स, मेल्स और मैसेजेस के ज़रिए भी हमारे साथ बने रहें। विश्वरंग की बुनियाद हिंदी और भारतीय भाषाओं के आसपास रची और बुनी गई है। फिल्म फेस्टिवल को लेकर भी हमारे साथ सबसे पहला ब्रीफ या यूं कहें कि सबसे पहली दिशा यही थी कि उसमें भाषाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो। भाषा, मुझे लगता है, वो एहसास है जिसके ज़रिए हम एक और दूसरे व्यक्ति तक या किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब उनके बीच में संगीत और उसके साथ में दृश्य यानी कि 3 और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, उसके साथ में अभिनय या अन्य कलाओं का भी समावेश हो जाता है, तो फिर एक और मुकम्मल आर्ट तक हम पहुंचते हैं जिसको हम सिनेमा या दृश्य का एक माध्यम कह सकते हैं। सिनेमा को लेकर जब इस तरह की परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं तो बहुत हद तक हम ठीक उसकी परिभाषा नहीं बता सकते, पर क्योंकि शॉर्ट फिल्म से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिक्शन से लेकर नॉन फिक्शन तक बहुत सारे मीडियम्स, बहुत सारे जॉनरास हमारे सामने आते हैं, समय भी अलग अलग निर्देशकों, अलग अलग अभिनेताओं, अलग अलग कहानियों का हमारे साथ में आता है, तब ये दिक्कत ज़रूर हो जाती है कि हम एक साथ एक जगह पर इन सबको किस तरह से शामिल करें। लेकिन विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस मामले में जुदा भी है कि हमने उसमें भारतीय भाषाओं के साथ में अन्य भाषाओं को भी जोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए जब आप साहित्यिक फिल्मों की स्क्रीनिंग जैसा सेगमेंट देखते हैं तो हम शुक्रगुजार होते हैं साहित्य अकादमी के, जिन्होंने हमें अलग अलग भाषाओं और अलग अलग लेखकों पर केंद्रित फिल्में उपलब्ध कराईं। अब तक आपने गिरीश कर्नाड और इंदिरा गोस्वामी यानी कि कन्नड़ और असमिया भाषा में फिल्में देखीं। उसके बाद हम रस्किन बॉन्ड तक भी पहुँचे, जिन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत सारा लेखन किया है और उनके जीवन को हमने उनकी नज़र से देखने की, उनकी भाषा में देखने की कोशिश की। और आज हम साहित्यिक फिल्म स्क्रीनिंग में गुलजार पर केंद्रित फिल्म देखेंगे, जिसका निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। इसके बाद ही हम विज्ञान संचार के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने विज्ञान फिल्में हमें उपलब्ध कराईं और विज्ञान स्क्रीनिंग के तहत भी हमने 4 फिल्में आप तक दिखाने की मंशा से इस सेगमेंट को रचा। शॉर्ट फिल्म कंपटीशन विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा। इस कंपटीशन को और इस सेगमेंट को जब हम लोग क्यूरेट कर रहे थे तो हमारी मंशा थी कि हमारे पास में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इन 2 श्रेणियों में फिल्में आए। 20 मिनट की अवधि हमने इन फिल्मों के लिए तय की थी और कंपटीशन कैटेगरी में आर्ट एंड कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो हमें अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से लग रहे थे कि इन विषयों के आसपास भी हम फिल्में मंगवा सकते हैं या इन विषयों के आसपास हम फिल्में देख सकते हैं, तो हमें ढेरों एंट्रीज़ न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी प्राप्त हुई। और फिर शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में हमने अभी तक लगभग 9 फिल्में देख ली हैं। आज आखिरी 3 फिल्में भी हम देखेंगे। इनवाइटेड फिल्म का सेगमेंट जो है वो हमारे इस विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सबसे प्राइम सेगमेंट रहा है और इस सेगमेंट में हमने 4 फिल्में आप सबके लिए क्यूरेट की हैं। हम इन सभी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का बहुत सारा शुक्रिया करना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी फिल्में हमें यहाँ स्क्रीन करने के लिए उपलब्ध कराईं। ख़ास तौर से गमक घर, उसके बाद ज़र और पेंटिंग लाइफ, ये 3 फिल्में आपने देखी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म द इमॉर्टल्स हम देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और वो फिल्म मेकर तो हैं ही, साथ ही फिल्मों की आर्काइविंग को लेकर बहुत सारा काम कर रहे हैं। दुनिया भर में बहुत ही कम लोग हैं या चंद फिल्म मेकर्स हैं जो आर्काइविंग को लेकर इतने कमिटेड हैं, इतने पैशनेट हैं। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और उनका संस्थान पिछले 5 सालों से लगातार ये कोशिशें कर रहा है
और उनकी इन फ़िल्मों को दुनिया भर के फ़िल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा रहा है, बाकायदा रीस्टोर्ड प्रिंट्स के साथ में। हमारी कोशिश तो थी कि कभी जब ये फ़िज़िकल वेन्यू पर हम इस फ़िल्म फेस्टिवल को करेंगे, तब उनसे रीस्टोर्ड प्रिंट्स लेकर हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हम उन फ़िल्मों को दिखाएं। पर चूँकि कोविड-19 हमें इस बार परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर ही इन फ़िल्मों की स्क्रीनिंग और इस फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। हमें उम्मीद है कि भले ही हम अपनी कोशिशों में कम साबित हो पा रहे हों या हम बहुत हद तक फ़िल्म फेस्टिवल के एक फ़िज़िकल वेन्यू का जो एक एन्जॉय होता है, एक एनर्जी होती है, उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोविड-19 हमें जितना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, हम उससे दुगनी ताकत से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और इन फ़िल्मों के ज़रिए देश और दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि फ़िल्म फेस्टिवल का यह स्वरूप आप सबको पसंद आया होगा। विफ के इस ओवरव्यू के साथ, एक छोटे से रिकैप के साथ में अब बारी है आज के दिन को शुरू करने की। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण की ओर चलते हैं और आज हम सुनने वाले हैं देश की पहली संतूर वादिका श्रुति अधिकारी को। श्रुति अधिकारी, जिनके साथ हम संतूर की स्वर लहरियों के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हम फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ करेंगे।
दोस्तों, महान फ्रेंच फिल्मकार जान लुक गोदार ने सिनेमा को लेकर एक बात कही है। सिनेमा शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एन एंड, बट नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर। यही बात हम कहानी पर भी लागू कर सकते हैं और यही बात हम ज़िंदगी पर भी लागू कर सकते हैं। पिछले 3 दिनों हमने अलग अलग सेगमेंट्स में फ़िल्मों की जो स्क्रीनिंग की उसको लेकर कई सारे लोगों की ये रिएक्शंस भी सामने आई कि हमने इस तरह से ही इन स्क्रीनिंग्स को क्यों फॉर्मुलेट किया, या सिनेमा के पहले हमने संगीत को क्यों फॉर्मुलेट किया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जाकर हम यह केवल आप सबके साथ साझा कर सकते हैं कि चूँकि हर कला का, हर आर्ट का, हर स्टोरी का, हर कहानी का अपना अपना एहसास होता है, अपनी अपनी दिशा होती है और उसके अपने अपने तय मानक होते हैं जिनके साथ उनका एक रिश्ता दर्शक या ऑडियंस के साथ में बनता है। आप सभी ने कुछ न कुछ तो इन सभी स्क्रीनिंग्स के साथ महसूस किया होगा, लेकिन फिर भी हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि न सिर्फ हमारे जीवन में शॉर्ट फिल्म्स का या कहानियों का या फ़िक्शन कहानियों का ही कनेक्शन होता है, बल्कि लिटरेचर के साथ भी या साइंस के साथ भी या डिस्कशंस के साथ में भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिन पर दिन चलती रहती हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो हम पर क्या असर छोड़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन उनके साथ आगे बढ़ता जाता है और आज नहीं तो कल किसी एक पॉइंट पर, किसी एक मोड़ पर हम अपनी पुरानी चीज़ को, उन याददाश्त को, उन स्टोरीज़ को, उन एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इन खाँचों में बटा हुआ यह फ़िल्म फेस्टिवल, इन सेगमेंट्स में बटा हुआ यह फ़िल्म फेस्टिवल, उनकी स्क्रीनिंग्स, वो कहानियाँ, वो सारी फ़िल्में कहीं न कहीं आपके भीतर वो एहसास ज़रूर छोड़ पा रही होंगी। इसके पहले कि हम दिन भर की गतिविधियों को शुरू करें, सबसे पहले हम चलते हैं साहित्यिक फ़िल्म स्क्रीनिंग्स की तरफ। साहित्य अकेडमी के सहयोग से आज अंतिम फ़िल्म गुलज़ार हम सब देखेंगे। गुलज़ार हिंदी के, उर्दू के जाने-माने शायर हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, निर्देशक हैं। उनकी पहुंच, उनकी लोकप्रियता, उनके शब्द हम सब से वाकिफ़ हैं और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन पर इस फ़िल्म का निर्देशन किया है उनकी बेटी मेघना गुलज़ार ने। तो आइए देखते हैं यह फ़िल्म गुलज़ार। बहुत सादा जुबान में बड़ी सादा सी बात कह देना एक बहुत बड़ा फन है। इनके पास न सिर्फ फन है कहानी कहने का, बल्कि बहुत जबरदस्त क्राफ्ट भी मौजूद है। इसलिए उनमें एक इस किस्म की फ्रेशनेस है, एक ऐसी हैरत अंगेज जादू है उसके अंदर कि उसको सुन के, उसको पढ़ के आप एक लम्हे के लिए बिल्कुल मुंजमद हो जाते हैं अपनी जगह पर। ये इतने ओरिजिनल शायर हमें मिला है कि उसकी सोचें भी ओरिजिनल है, उसकी तशबीहें भी, उसके इस्तिआरे भी, आज ये कि उसकी डिक्शन भी, यानी उसकी लफ्ज़ियात भी उसकी अपनी है। मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। वाह क्या बात। आपने इतनी सारी मंजिलें तय की हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और जानना चाहेंगे कि ये कलम से जो आपकी दोस्ती और मोहब्बत हुई, तो उसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? देखिए किस्सा बहुत लंबा है, लेकिन ये खौफ के मारे हुई, मतलब डर के दोस्ती कर ली कलम से। यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में मौलवी मुजीबुर रहमान पढ़ाया करते थे और उन्होंने पूरे स्कूल के सामने पर्चा दिखा के कहा था कि मैंने जिंदगी में किसी को अंडा नहीं दिया था। बस वो वहां से ही कुछ पलटा में, और वो मौलवी साहब बैतबाजी कराया करते थे और शेर बहुत सारे याद करना, जितने याद हो सके, पे से, प से, फ से, थ से, ठ से। लेकिन जब मतलब आहिस्ता आहिस्ता शऊर हुआ, उनके मतलब भी समझ में आने लगे, तो फिर वो चूरा आपके अंदर रह जाता है।
फिर आपका जी चाहता है कि हाँ इस तरह का शेर या खुद भी कहा जाए तो क्या बात है। उम्मीद नहीं थी कि मैं वाकई शायरी हो जाऊंगा, लेकिन किसी एक जगह पे जाते जाते ये तमन्ना बढ़ती गई। बस गुलजार साहब के बारे में सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर करती है वो एक वर्सेटाइल जीनियस है, जिसके लिए बयान करने के लिए आसान लफ्ज नहीं मिलते। एक मल्टी फैसेटेड शख्सियत, उनकी शख्सियत का जो एक फैलाव है, एक जो उसमें ख़ास तरह की एक वार्मथ है, एक गर्मी और एक निग जिसको कहना चाहिए, तो पता ये चलता है कि आप एक ऐसे शख्स से मुखातिब हैं जो कि इंतहाई अनअज्यूमिंग अंदाज में ज़िंदगी के बहुत ही गहरे तजुर्बात को इतनी आसानी से बयान करता चला जाता है कि आपको यूँ महसूस होता है जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त जो है वो कंधे पर हाथ रखकर आपसे उस तरह बातें करता जा रहा है जिन बातों का अपेरेंटली कोई मौजू नहीं होता, लेकिन अगर गौर कीजिए तो हर बात जो है वो दूसरी बात से जुड़ी होती है। जाहिर है कि आपने बहुत कम उम्र में ही ये तय कर दिया था कि आपको लेखक बनना है, और माना जाता है कि लेखक जो होते हैं वो ज़्यादातर गुर्बत में रहते हैं, और आपके पिताजी तो व्यापारी थे, तो उन्होंने कैसे आपको इजाज़त दी या आपको आसानी से इजाज़त मिली? नहीं, ये इजाज़त कहाँ देता है, ये इजाज़त किसी भी राइटर को नहीं मिली कभी भी कहीं से। और ख़ास तौर पे खाते पीते माँ बाप हो तो कोई ये हरकतें नहीं करने देता। तो फादर मेरे उन्हें ये लग गया था कि ये लड़का जो है ये हाथ से गया, यही कहते थे कि भाई बस परावाओं को लोग उधार मंगेगा तो गुरुद्वारे के लंगर जाके खाना खाएगा कि खाना लंगर में खाएगा, भाई तो उधार लेता रहेगा। क्या बूदबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस पुकार के, दिल्ली जो है एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो उस दयार से निकल आए, मुंबई आ गए, लेकिन जी नहीं लगा, वो बेचैनी थी बहुत अंदर, इसलिए जहां बस कब दुकान बंद हो, कब वक्त मिले और जाओ पढ़ो लिखो किताबें लो। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में जिन अदीबों को पढ़ते थे, जिनके मददा थे, सरदार जाफरी, राजेंद्र सिंह बेदी, साहिल लुधियानवी, उनको सामने देखा, कृष्ण सुंदर, what a great feeling you are sitting in front of those authors whom you have admired and read, and वो जो अंदर एक चिंगारी थी वो तो बढ़ती गई। मीटिंग होती चले गए, पीडब्ल्यू चले गए, इप्टा में चले गए, वो कॉमन दोस्त मिलने लग गए, बाशु भट्टाचार्य मिले, देबू मिले, देबू सैन, शैलेंद्र मिल गए, सलीला मिल गए, बल्लाज जी मिल गए। बट एक्चुअली हाउ इंटरेस्टिंग के जितने आपने नाम गिनाए हैं, जी हाँ, वो सब एक लिटरेरी फिगर्स हैं और सब सिनेमा से जुड़े हुए थे। और मेरा ख्याल है कहीं ये गलत फहमी किसी हद तक घर वालों को भी ये शुबा हो गया था कि जो दुकान से उठ के चल देता है या मोटर गैरेज में चला गया कि फिल्मों में तो नहीं आ रहा है। उस वक्त भी बावजूद है कुछ अच्छे प्रोड्यूसरों के, अच्छी फिल्मों के, वो फिल्म के साथ जुड़ा नहीं। कैसे उस वक्त बिमल राय साहब भी तो थे, इसीलिए तो वही पहुंच गया। फिर शैलेंद्र की वजह से एक्चुअली गए, उनकी सचिंदा से कुछ नाराजगी हो गई और उठ गए वो, सचिंदा उठ जाते थे, तो वो फिर कहने लगे नहीं हम किसी नए राइटर को लेके करेगा। So your first song which you wrote was for a film was for Bimal Da. Yeah. गोरा गोरा अंग ले दे, मुझे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मुझे पीका संग दे दे। इस तरह दूसरी जबानों से लफ्ज लेना और इमेज, इसमें भी गोरा रंग और श्याम रंग के इमेज का कंट्रास्ट है जो बिल्कुल जहन में खुल जाता। वो ट्रीटमेंट इमेजरी का और क्रिएटिव टच तो जाहिर है कि वो तो इनका सिग्नेचर है।
रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूध या कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती उल्टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं? 14वीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर मां की गहनाती हुई कोख को महसूस किया है? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कंदन होगी। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है? You are known for your unconventional imagery in your poetry, और काफी लोग तो चुपके से ऐसे हल्की तंज भी मारते थे, लेकिन ये क्या हुआ? हमने देखी है उन आंखों में महकती खुशबू, तो ये आंखों में कैसे खुशबू? ये तो शायर की अपनी अपनी सेंसिबिलिटीज हैं। सिर्फ ये है कि फिल्मों में अगर ये कहा जाए कि नहीं आप सहल करके बात कीजिए जो दूसरे के लिए समझ में आ जाए, या बिल्कुल जैसे तशरीह पे रख के देना हो, बात और है। तो अपनी नई सेंसिबिलिटीज जो आपके अंदर घटती हैं, अगर आप उन्हें पकड़ सकते हैं, अगर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो आप उनमें कह के देखिए। Orthodox poets might see this, they might pick bones in this and say, oh no, you can't do that, or you can't do this, or whatever. But who cares? It's not important. The most important thing is the image that you create, or the experience you wish to offer or provide, and the insights, they must come true. ऐसे लगता है जैसे लफ्ज़ों को ग्रामेटिकल हवाले से या लुगत के हवाले से नहीं देखते, बल्कि उनकी बुनियादी जो आप कह लीजिए कसौटी है वो ये है कि ये लफ्ज़ सुनने में कैसा लगेगा और कन्वे किस तरह होगा, अपने मानी कन्वे कैसे करेगा, इससे कतई नज़र कि उसके मानी क्या हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े तख्लीकी जो ज़हन है उसकी नुमाइंदगी करती है। और बात करने में तमाम खाने वाले से खुशबू आती है, तो कोई जरूरी तो नहीं कि आपको सिर्फ फूल झड़ते ही नजर आएंगे। जब तुम बात करते हो तो फूल झड़ते हैं, ये तशबीह चली आ रही है, लेकिन तमाम की खुशबू और हल्के फुल्के गाने में आप कह रहे हैं। पहली जब आप फिल्म अपनी डायरेक्ट कर रहे थे मेरे अपने, और उसी दौरान आपकी दूसरी किताब छपी एक बूंद चांद, क्या तो मतलब कभी भी आपने अपने इस पहली मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं किया, उसको पीछे नहीं धकेला और उसको बिल्कुल बरकरार साथ साथ रखा, विच इज क्वाइट अ टफ थिंग टू डू। अरे वो उसकी वजह बस वही कि वो लिटरेचर का जो पैशन था वो उसने मुझे जोड़े रखा अपने साथ। अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, लगातार मुताला कर रहे हो, तो फिर लिखाई अपने आप होती रहती है। उसके लिए कसदन वक्त निकाल के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वक्त जिंदगी अपने आप निकाल लेती है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती हैं, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबीं से।
वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। So I think Gulzar Sahab has very nicely balanced the two worlds, and he now lives, I think, in both worlds. But he is as popular in the literary world today as he was in the film world. ज्यादातर जो पॉपुलिस्ट फिल्में हैं उनमें लिटरेचर की कमी बहुत महसूस होती है। बिल्कुल सही, गानों में भी और अल्फाज में भी और कहानी में भी। इसलिए मुझे वो जो बीच में ये बात सीरियल्स किए हैं, वो सारे के सारे सीरियल्स जो हैं वो लिटरेरी रिलीफ्स हैं मेरे लिए, कि मैं इस फिल्म के मीडियम में रहते हुए भी फिल्में भी बनाई और साथ में मैंने मिर्जा गालिब भी कर लिया, किरदार भी। That's very 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 commendable। तो वो लिटरेचर से हाथ नहीं छूटा बिल्कुल, और उसका इन्फ्लुएंस जाहिर है आपकी फिल्मों पर भी पड़ता है, और फिल्म का इन्फ्लुएंस आपकी राइटिंग पर इस तरह से पड़ता है कि आपको वो नई नई फॉर्म्स पैदा होती हैं। और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है। और जिस तरह से इन्होंने गालिब को ट्रीट किया है कि उस सीरियल के कुछ एपिसोड्स के जरिए गुलजार ने गालिब को घर घर पहुंचा दिया। गालिब की अजमत और ग्रेटनेस और गालिब की मानवियत लोगों पर खोल के रख दी। कि गुलजार की शायरी में कंटेंट और फॉर्म दोनों के दोनों एक दूसरे से गुथे हुए, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हुए इतने अहम हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे किसी और बहुत ही कम शोरा के काम में इस किस्म की मिसाल नजर आती है। सिर्फ एक ही माध्यम नहीं आपके, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने बहुत सारी मंजिलें तय की हैं, पोइट्री भी लिखी, कहानियां भी लिखी, स्क्रीन प्ले भी लिखे और फिल्म भी डायरेक्ट की, टेलीविजन भी किया, और फिर टेनिस का भी वक्त निकाल लेते हैं आप उसमें से। ये कमाल है, जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि खेलने कूदने के दिन तो अब आए हैं मेरे। नहीं, हालांकि कुछ लोग कहते हैं बड़ी गैर शाराना हरकतें हैं। अच्छा। कि आप उर्दू का शायद टेनिस खेलना, उन्हें ये बात कुछ सही सूट नहीं करती। सारा दिन मैं खून में लथपथ रहता हूं, सारे दिन में सूख सूख के काला पड़ जाता है खून, पपड़ी सी जम जाती है और खुरच खुरच के नाखूनों से चमड़ी छिलने लगती है। नाक में खून की कच्ची बू, नाक में खून की कच्ची बू और कपड़ों पर कुछ काले काले चकत्ते से रह जाते हैं। रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है। अच्छा सर, आपकी राइटिंग में, मतलब पोइट्री में, कहानियों में और फिल्म्स में, जो फिल्में आपने बनाई हैं, एक सोशल कमिटमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होती है। कि सही है, आप में नहीं? इवन इन योर चॉइस ऑफ फिल्म्स, है ना? कोशिश मतलब सब कुछ करते हुए भी, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, आप कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महसूस करते हैं ना, और वो कहना और उसका रिएक्शन देना और उस पर बात करना, इट्स अ पार्ट ऑफ एनी क्रिएटिव आर्टिस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहली फिल्म से लेकर आखिर तक मैं वो कहता, कहीं ना कहीं कहता आया हूँ, लेकिन माचिस वॉज द टाइम जिस वक्त मुझे दो बातें थी उसमें। एक तो 84 का जो असर हुआ था उसे ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए आई हैड टू मेट, आप जब ऑब्जेक्टिवली कह पाए, वरना उस गर्मी में ये किसी भी तरफ जा सकती थी बात। दूसरा खतरा ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसके बाद कितनी देर अब सर्कुलेशन में रहूंगा।
कब तक फिल्में बना पाऊंगा? सो दिस इज द टाइम फॉर मी नाउ टू से इट एंड पर्ज इट आउट। राइट। कहाँ है वो सब घर वाले? आधे 47 ने खा लिए थे, आधे 84 खा गया। लिरिक्स का पहला इंप्रेशन मेरे ऊपर गुलजार साहब का है। आई थिंक मेरे अपने का गाना था, हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसमें जिस तरीके से एक सोशल कमेंट और एक सरकास्टिक उस वक्त के यूथ की जो बात की है कि बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, और उसके बाद इतना बड़ा कमेंट कि काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है। आई थिंक ये एक इतना बड़ा उस वक्त का सोशल कमेंट था, और इतने मजाक में, इतने मजाहिया तरीके में और इतने गाने में जो उसको यूज किया, आई थिंक दैट वाज हिज जीनियस। किया है एवे किया, लगता है वो भी एवे किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। And certainly his political ideas, his idea of secularism, all these various things that come in, show themselves in different ways through his entire oeuvre, whether it is film or literature, you know, whatever he's done. ये देखिए क्या है, पता है? हाँ? कबड्डी। हाँ, हमारे यहाँ इसे उतुतु बोलते हैं। यही सब किया करते हैं पॉलिटिशियंस गद्दी पे बैठकर, उठा पटक, खींचा तानी, इसकी टांग खींच, उसका हाथ मरोड़, इसको बिठा, उसको उठा। पार्टीशन के साथ भी हालांकि वो कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि आपके परिवार ने पार्टीशन की गर्मी को महसूस किया है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से जो खून खराबा देखा है, चिपकी हुई अर्ध जली लाशें सड़क पे, उनमें तमाम मोहल्ला जिसमें बदबू से फैली हुई, और उन्हें जिस वक्त बेलचों से खुरच खुरच के सड़क से ट्रकों में डाला गया है, मैंने उस उम्र में देखा है। इसलिए वो मुझे हॉट करता रहा 25-30 साल तक। तुम मुसलमान हो, तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो क्या, शक्ल से क्या लगता है? शक्ल से तो कुछ नहीं लगते। नाम क्या है तुम्हारा? शक्ल से बेवकूफ लगता हूं क्या? चांद बहरूपिया है, रोज आता है ये बहरूपिया एक रूप बदलकर, रात के वक्त दिखाता है कलाएं अपनी और लुभा लेता है मासूम से लोगों को अदा से। पूरा हरजाई है, गलियों से गुजरता है, कभी छत से बजाता हुआ सीटी, रोज आता है, जगाता है बहुत लोगों को शब भर। आज की रात उफक से कोई चांद निकले तो गिरफ्तार ही कर लो उसको। चांद हो, रात हो, कुछ चीजें हैं जो आपको हर बार नई इमेज देती है। जिस वक्त चांद निकलता है, एक आधा सा क्वार्टर सा चांद, वो काली स्याह हबशम की निकली हुई पीली जीप भी लगता है। उफ, चांद का खंजर भोंक के मेरे सीने में रात ने मेरी जान लेने की कोशिश की। अब इस किस्म की बात और ये अंदाज जो है और ये तराकीब कभी उर्दू शायरी की गजल में इस्तेमाल नहीं हुए। चांद की बूंद या चौरस चांद या गहनाए हुए चांद की धज्जी। अब ये धज्जी वो लफ्ज है जिसको कोई दूसरा शायर, यानी उसका दिल तोड़ने वाला लफ्ज है, शायराना लफ्ज नहीं है। लेकिन गुलजार साहब जब कहेंगे गहनाए हुए, वो चांद जो पूरा नजर नहीं आ रहा, गहनाया हुआ है, उसको धज्जी कहा है। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर। सूरज आया था, जरा उसकी तलाशी लेना। अजी त्रिवेणी है जिसमें नाम हमारे संगम पे, त्रिवेणी जिसे हम कहते हैं, जहाँ गंगा जमुना सतह पे बहती हैं और सरस्वती जो गुप्त है, लेकिन वहाँ 3 नदियां,
ये 3 मिसरों की एक ऐसी नज्म है, ऐसी फॉर्म है जिसमें पहले 2 मिसरे अपने मानी में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक गुप्त मिसरा छुपा हुआ, उसको अगर आप वो सरस्वती दिखा दें तो वो त्रिवेणी हो जाती है। Triveni is a three-liner. It is something absolutely innovative and revolutionary in Urdu poetry. And शाख हाथ हिलाती रही वो शाख फिजा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूम पे तुम्हारा हथौड़ा, घोड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा। मेरा गुलजार साहब अपना ये मानना हो सकता है, मैं गलत हूँ, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए लिटरेचर बहुत कम लोग लिखते हैं। ये सही है, ये सही है ना? बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन आप काफ़ी तवज्जो देते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं। वो ज़रूरी समझा। एक्चुअली हमारे बच्चों की राइटिंग को लोग बाएं हाथ का खेल समझ के ना बड़े राइटर समझते हैं, बचकाना समझते हैं। हाँ, बच्चों के साथ ये है कि आप 2 साल के बच्चे के लिए जब कहानी लिखते हैं तो वो आप 6 साल के बच्चे को नहीं दे सकते, और 6 साल के बच्चे के लिए जो लिख रहे हैं वो आप 9 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। तो उसमें मेहनत ज्यादा है और आपको सीखना पड़ता है कि बच्चों के साथ बात करने के लिए कौन सा लहजा अपनाया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छी मिसाल ये थी कि मैं अपने घर से शुरुआत अपनी बिटिया से शुरू किया। बिटिया से जब उसकी पैदा हुई तो मैंने पहली किताब उसके पहले साल पे उसको प्रेजेंट की, तो उसके हर जन्मदिन पर मैं एक किताब देता, तो उससे ये मुझे महसूस हुआ और पता चला कि हाँ, इससे मैं 5 साल की थी तब तो और तरह बात करता था, अब 9 साल की होगी और तरह बात कर रहा हूँ। हाँ, लवली। तो दिस वाज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। I kept writing for children. is connected with an organization called Prayas in Bhopal, where a lot of children are being taken care of by that society there. And he produced a children's alphabet book called Qaida. He innovated and introduced English words there, like फॉर के लिए फ्लास्क इस्तेमाल किया है. So I think this is a very revolutionary idea in children's first books or alphabet books. मैंने सुना है कि आपने एक बड़ी प्यारी सी हरकत की थी जब आप 16-17 साल के थे, कि मुपासा की किताब आपको मिली। जी हाँ, आपको याद आ रहा है मुझे लगता है। तो आपने उसे गौर से देखा कि ये किताब है और यहाँ लिखा है मुपासा ऑथर, तो आपने मुपासा को मिटा के खुद का नाम लिखा गुलजार, उसको सजाया और फिर ऐसा देखा कि भाई ये गुलजार ऑथर कैसा लगेगा। तो आज गुलजार ऑथर को कैसा लग रहा है ये सब सोच के? हाँ जी, मुपासा तो आज भी नहीं बना, मुपासा तो मुपासा है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो पैशन, जिस पैशन में और जिस शिद्दत के साथ महसूस किया था कि मुझे ऑथर बनना है, मुझे लिखना है, मुझे किताबें लिखनी है, वो कर रहा हूँ और वो आज भी कर रहा हूँ। आज भी जैसे कहा आपसे मैंने कि एक फिल्म मुकम्मल करके मुझे उतनी खुशी नहीं होती। खुशी होती है, ऐसा नहीं कि खुश नहीं होता, लेकिन जो तसल्ली एक किताब मुकम्मल करने पर होती है वो बेपनाह है, because that is my total self. उसमें किसी का लेंस शामिल नहीं है, उसमें कोई एक्टर शामिल नहीं है, उसमें कोई मेकअप शामिल नहीं है, उसमें कोई कॉस्ट्यूम शामिल नहीं है. That is totally myself and most honest one that I still keep writing. How beautiful. वो जो शायर था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी दूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते, और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था. हाँ, वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था. चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं
खुदकुशी की है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।